Hi everyone, good evening. This is the third class for chapter 1 of BCK, and so today we are going to continue with the first chapter itself. I hope you all have seen my last two classes where I have started with chapter 1 of BCK. If you haven't, please go to my channel and please watch those classes. And you guys have been requesting notes to me, so all the notes will be sent to the channel on Telegram, and the link is in the description. So if you haven't joined my channel Telegram channel yet, please kindly join that so that you get my notes. And also, if you haven't subscribed my channel, please kindly subscribe my channel, and do also, if you like the classes, please like it and share it with your friends as well. Okay, so now I'm going to start with the next topic, that is forms of organization, business organization. Now सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? लाइक अगर आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहे हो तो क्या चीज़ें हैं जो उस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ न्यू टॉपिक. ओके, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ एक पॉइंट्स है. इस आपकी जो बुक है उसमें बहुत लेंदी वे में आपको ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी. सिंस MCQ है तो आपको जो जो समझने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये कर लो, हो जाएगा. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ही लेंदी में, एकदम इन डेप्थ आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. चलो, तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है आपका बिजनेस ओनरशिप, राइट? द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज द बिजनेस ओनरशिप. बिजनेस ओनरशिप. अब आप एक बात बताओ, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस तो यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस. अब ये बिजनेस ओनर में क्या कुछ सारे क्राइटेरियाज नहीं है? मतलब कुछ सारे टाइप्स के बिजनेस ओनरशिप नहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है. क्या होता है वो टाइप्स? अगर आप अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप उसको प्रोप्राइटरशिप या ऐसा कुछ बोलते हो. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बिजनेस ओनरशिप में क्या चीज़ है? या तो वो सिंगल हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, और या तो वो जॉइंट हो सकता है, किसी के साथ जॉइंटली हो सकता है जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप, या फिर कोई कंपनी के साथ भी स्टार्ट कर सकता है, HUF भी कर सकता है. तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप एक बिजनेस को ओन कर सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हो. तो आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है इनटू मेनी फॉर्म्स, तो ओनरशिप के फॉर्म में आप अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज करने चाहते हो तो वो क्या क्या है? एक या तो आप सिंगल हैंडेडली उसको ओन कर सकते हो विच इज प्रोप्राइटरशिप, और या फिर जॉइंटली किसी के साथ कर सकते हो विच इज HUF एंड पार्टनरशिप, और ईदर कंपनी. ये सब सारी चीजें ये क्यों करना है? बिकॉज MCQ है तो आपको ये जानने की जरूरत है. नेक्स्ट क्या है आपका कि बिजनेस ओनरशिप अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है बदले में? मतलब वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? यू गेट प्रॉफिट, राइट? एंड दिस प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड, ऑफ कोर्स. या आप प्रॉफिट को क्या करते हो? अल्टीमेटली शेयर करते हो, इजंट इट? तो प्रॉफिट को आप शेयर करते हो. अगर आप किसी और के साथ कर रहे हो तो इसको आप शेयर करोगे. बिजनेस का एक और कैरेक्टराइजेशन है, क्या है वो? कि ये ट्रांसफर हो सकता है. ऑफ कोर्स अगर आपके पापा का बिजनेस है तो ये आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सक्सेशन. मैं आगे आपको और पढ़ाऊंगी, फिर हम लॉ में भी पढ़ेंगे ये चीज़. सो ट्रांसफर हो सकता है बाय सक्सेशन, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप को. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसमें पॉसिबल है. ठीक है ना? बिजनेस में पॉसिबल है. बट हमने पिछली क्लास पढ़ा था क्या प्रोफेशन में ये पॉसिबल है? नहीं. आपको डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा. आपके फादर का डॉक्टर बनने का सिर्फ इनफ नहीं होगा. ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है कि ये अब जैसे कि बिजनेस में ना लाइबिलिटी होती है. ठीक है ना? मैं सिर्फ लाइबिलिटी लिख रही हूँ, इसमें 2-3 बातें मैं आपको समझाऊंगी. अगर आप सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले बिजनेस को हैंडल कर रहे हो तो आपका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड. आप या आपके पार्टनर्स का, मतलब पार्टनरशिप फर्म में भी अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है अलोंग विद सम पार्टनर्स
तो आप लोगों का जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट करते करते आपने बहुत सारे लोन लिए, है ना, और आपका नुकसान हो गया फॉर एग्जाम्पल, और बिजनेस अल्टीमेटली बंद हो जाता है, तो बाहर के जो क्रेडिटर्स है उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, इजंट इट? आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो आपने बिजनेस के जितने भी एसेट्स है उसको आपने बेच दिया, ठीक है, बेच के आपने पैसे दिए, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। रिपेमेंट जब आप करने जाते हो तो क्रेडिटर्स को आप सारे पैसे नहीं दे पाते, कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके वो लाइबिलिटी को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि सिर्फ बिजनेस तक नहीं रह जाता आपका लाइबिलिटी, आप पर्सनली भी जा सकते हो, बिकॉज ये आपका ओनरशिप है, मतलब आप बिजनेस को ओन करते हो। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो साइड इफेक्ट है टू ओन अ बिजनेस इन अ प्रोप्राइटर फर्म और इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अंडरस्टूड? LLP की बात नहीं कर रही मैं, वो हम नेक्स्ट लॉ के क्लासेस में करेंगे या आगे करेंगे ना। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपका जो ये बिजनेस है वो आपका एक कॉर्पोरेट कंसर्न भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था? सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है या जॉइंटली हो सकता है, और जॉइंटली में आपका पार्टनरशिप HUF होगा या फिर एक कॉर्पोरेट कंसर्न होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट कंसर्न? कॉर्पोरेट कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंपनीज, ठीक है ना। जब आप कंपनी खोलते हो तो कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में हम लॉ में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कंपनी बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बस एक थोड़ा सा बता देती हूँ। कंपनी होता है जहां पे आपका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, कंपनी का खुद का एक आइडेंटिटी होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वैसे ही कंपनी का एक अलग से आइडेंटिटी होता है जिसको हम कहते हैं कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN। तो ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे। आपको फिलहाल इतना जानना है कि बिजनेस को आप एज अ कॉर्पोरेट भी ओन कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ अब हमारे को टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ना है, मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के फॉर्म्स के बिजनेस होते हैं, कितने सारे फॉर्म्स के बिजनेस होते हैं। तो नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं, हम कितने पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी फिलहाल है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप, देन आपका आता है HUF, एंड देन आपका आता है LLP। LLP का फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ आता है आपका कंपनी। तो ये सारे को हम थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से करेंगे, ऊपर ऊपर से इन द सेंस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ BCK करेंगे। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में से। अगर आप मुझसे पूछो, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। कुछ आपके इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से देंगे और कुछ आपके डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस से देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा है, और एक और है वो वाला आपका जो वास्ट जो मैंने फीचर्स ऑफ BCK पढ़ाया था उसमें से देंगे, वो 3 पॉइंट्स में से। समझ में आया आपको? चलो, तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। इफ आई एम गोइंग फास्ट, प्लीज आप अपना प्लेबैक स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए। यू नो हाउ टू डू इट ऑलरेडी। और अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आपको पता है, आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं। प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड। इसको पॉइंट्स में याद करेंगे, पूरे पूरे रटने मत बैठ जाना प्लीज। इसको हम पॉइंट्स में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, और जो जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ वो पॉइंट्स आपकी बुक में है। अगर आपको मिल जाता है तो हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ। ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना। जब भी किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अकेले स्टार्ट किया था, ग्रुप्स तो बाद में बने थे। तो ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट, अर्लीस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्या लिखोगे आप? अर्लीस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, अब मैं सोल है, सोल का मतलब 1 मैन आर्मी, पता है ना। तो ये क्या है? 1 पर्सन बैंड है। ये क्या चीज है? ये आपका 1 पर्सन बैंड है। बैंड का मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा है, एक इंसान पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाता है, एक इंसान पूरे बिजनेस को चलाता है। तो क्वेश्चन में आएगा 1 पर्सन बैंड इज व्हाट, तो आपको बताना है सोल प्रोप्राइटरशिप। अंडरस्टूड? ये आपका पॉइंट है। इसी के अंदर एक और पॉइंट लिख देते हैं कि इसको हम, ये जो 1 पर्सन जो ओनर होता है, इसको हम इकोनॉमिक हीरो भी बोलते हैं।
इकोनॉमिक हीरो क्यों बोलते हैं? वाई डू वी कॉल हिम हीरो, वो भी इकोनॉमिक? क्या करता है ऐसा ये कि इसको हम इकोनॉमिक हीरो बोलते हैं? इसको हम इकोनॉमिक हीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अकेला सब कुछ मैनेज करता है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस टिल द एंड, ये सब कुछ मैनेज करता है। तो इसका क्या लिखेंगे? अलोन, मैनेजेस एवरीथिंग अलोन। थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं, मैनेजेस एवरीथिंग अलोन। ठीक है ना, समझ में आया ना? इसलिए इसको इकोनॉमिक हीरो बोलते हैं। और पॉइंट्स क्या क्या है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अभी याद हो जाएंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ये क्या होता है? अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप बड़े स्केल में कोई बिजनेस नहीं करते हो। मतलब जब भी आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो तो आप छोटे स्केल में ही बिजनेस करना पसंद करते हो, इजंट इट? बड़ा कंपनी होगा तो आपको और चीज़ों और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोकल लेवल पे करते हो, इजंट इट? लोकल लेवल पे करते हो। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर बेसिकली, इसको हम लोकल, जो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लोकल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यूजुअली प्रोडक्ट्स लोकल बोलते हैं, थोड़ा कोलोकियल लैंग्वेज में हम इसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब अगर सिंगल इंसान काम कर रहा है, अगर अकेले काम कर रहा है तो मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी क्या? मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगी क्या? ऑफ कोर्स, एक छोटा सा दुकान लेके बैठा है तो इतनी ज़्यादा आपके अराउंड इतने एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। एक अकेला आदमी अगर बिजनेस करता है तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपने अराउंड नहीं रखता, एटलीस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट। ही ट्राइज टू मैनेज एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, इजंट इट? दैट इज ट्रू, राइट? सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो उसमें एक आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको एक हायरार्की मिलेगा, स्किल्ड लेबर्स होंगे, उसके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, फिर मैनेजर्स होंगे, फिर आपके और सीनियर लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर आपके वो डायरेक्टर्स वगैरह होंगे। तो एक हायरार्की सेट रहता है, इजंट इट? एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक हायरार्की सेट रहता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पुअर वर्किंग कंडीशन रहता है? बोल सकते हैं ना कि एक तरीके से अगर आप देखो तो एम्प्लॉयज के लिए बहुत हेक्टिक, पुअर वर्किंग कंडीशन, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती होंगी उनको, राइट? ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। ठीक है, जनरलाइज नहीं कर रहे, बट वी कैन से दैट। नाउ नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे? इसी के अंदर पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर आपका हायर एंड फायर पॉलिसी है। ये सारे वर्ड्स आपकी बुक में है ऑलरेडी, ठीक है ना? हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेले बिजनेस संभाल रही हूँ तो मुझे किसी चीज़ की लाइबिलिटी नहीं है, मैं अकाउंटेबल किसी और को नहीं हूँ। अगर मुझे किसी का काम पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसको निकाल सकती हूँ, क्योंकि कोई एक कॉर्पोरेट लेवल पे मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये मेरा दुकान है, मेरा शॉप है, आई विल हैंडल एज आई वांट टू। जितने एम्प्लॉयज़ मुझे पसंद है मैं उसके हिसाब से हायर करूंगी, अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं फायर करूंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा हायर एंड फायर पॉलिसी चलता है, बिकॉज कोई एम्प्लॉयज़ का इतना देखभाल, इतना टेकन केयर ऑफ नहीं होता। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या करेंगे? लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइज। लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि अच्छा, अब एक जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हो, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो इफ समवन इन योर कॉर्पोरेट फैमिली, इन योर फैमिली हैज वर्क फॉर द कॉर्पोरेट और नॉट, but whenever you work for a corporate there are lot of social and economic benefits that are provided to the employees. A lot of benefits are provided to the employees. For example, आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम्स वगैरह, देन आपको और भी पर्क एंड पर्क्विजिट्स मिलते हैं। आप जब सैलरी के चैप्टर करोगे आगे जाके टैक्सेशन में, तो आपको पता चलेगा कि व्हेन यू वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट द कंपनी प्रोवाइड्स टू द एम्प्लॉयज। बट इफ यू वर्क फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपको ये सारी बेनिफिट्स नहीं दी जाती है। ठीक है ना? ये सारी बेनिफिट्स नहीं मिलती। तो क्या हम लिख सकते हैं? लैक ऑफ social and economic concerns। ठीक है ना? लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक
कंसर्न्स। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा कंसर्न्स नहीं देखा जाता है, हम नहीं देखते हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ का भी कंसर्न नहीं देखते और हम सोशली भी नहीं देखते, सोशली इन द सेंस कि इन्वायरमेंटली भी नहीं देखते, हम इतने कंसर्न ही नहीं रहते, हम अपना खुद का शॉप संभालते हैं एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस, हम उतना ही देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक स्मॉल स्केल में होता है बिजनेस, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस रहता है, थोड़ा लिख सकते हैं ना, अनऑर्गेनाइज बिजनेस रहता है, ठीक है। और ये एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ कंपनी है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ बिजनेस है। क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ बिजनेस है, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, इसमें थोड़ी गाइडलाइंस नहीं है। जैसे आपके पास पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, HUF के लिए भी एक अच्छी खासी गाइडलाइंस है, करता कौन है, क्या उसका ड्यूटीज़ है, फिर बाकी के उसके कितने को पार्टनर्स का क्या ड्यूटीज़ है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं रहता, ठीक है ना, तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो इसीलिए इसको इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या लिखेंगे, ये स्मॉल ज़रूर है, ये जो बिजनेस का जो फॉर्म है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एस्ट्रिक मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन आया था एक बार। ये स्मॉल जरूर है, ये एक स्मॉल है, स्मॉल बट कॉन्ट्रीब्यूशन इसका बहुत इम्पैक्टफुल है। अभी इतने सारे लोग हैं उन वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक हमारी इंडिया के कंट्री की इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना चाहोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बात समझ आ गई? तो ये हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये सारे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में देखते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? फीचर्स, ठीक है ना। नंबर 1 क्या है, इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 ऑटोनोमस, ठीक है। नंबर 2 मैं बताऊंगी क्या होता है। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। ना ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि ये एक अकेला आदमी है। डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। अगर मेरी बिजनेस है, मेरा बिजनेस है तो डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होगा ना, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होगा। तो डिसीजन मेकिंग हम मेरे हाथ में रहता है। आई एम माई ओन बॉस, मैं खुद की बॉस हूं, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। तो ये 2 वर्ड्स लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब किसी की कोई इसके ऊपर नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूं। बात समझ आ गई? नाउ सोल प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। अब ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ पार्टनर, तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं ना टुवर्ड्स द कैपिटल। बिजनेस का जितना भी खर्चा होगा आप दोनों मिलके करते हो, इजंट इट। लेकिन अगर आप अकेले नहीं स्टार्ट करना है आपने, तो आप क्या करोगे? सारे के सारा कैपिटल कौन देगा? आप दोगे, इजंट इट। तो सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि ऑल द मतलब जितना भी कैपिटल है, यू आर द ओनली पर्सन प्रोवाइडिंग फॉर द कैपिटल। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, तो सोल प्रोवाइडर अगर होगा तो ऑफकोर्स आप चाह के भी ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि अकेला आदमी कितना दे पाएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस में, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज थोड़ा रहता है, अगर 2 जन मिल जाएंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज रहेगा। नेक्स्ट क्या है? विजिबिलिटी ऑफ द ओनर। ऑफ कोर्स विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विस। ये तो आपको पता है, आपकी लोकेलिटी में अगर शॉप्स है, राइट, आप उनके अंकल को जानते होंगे, वो कैसे बिजनेस करते हैं, सालों सालों से आप जानते होंगे। लेकिन यहीं कोई अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है या कोई बड़ी सी कंपनी है, तो आप उसके ओनर को भी नहीं जानते। आपके घर में सैमसंग के प्रोडक्ट्स होंगे, आपके घर में इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन क्या आप उनके ओनर को जानते हो? नहीं जानते हो। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ ओनर का विजिबिलिटी नहीं रहता, पर्सनलाइज नहीं हो पाते हम ओनर के साथ में, क्योंकि बड़े स्केल में बिजनेस होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर एक छोटे स्केल में होता है और ओनर के साथ डायरेक्ट लिंक रहता है, कनेक्शन रहता है, तो विजिबिलिटी भी बढ़िया अच्छी सी रहती है। अंडरस्टूड? तो हम क्या लिखेंगे? 1-to-1 सर्विसेज मिलता है, राइट। 1-to-1 सर्विसेज हमको मिलता है, कनेक्शन रहता है, ट्रस्ट रहता है, इजंट इट। कनेक्शन रहता है, ट्रस्ट रहता है, लॉयल्टी रहती है। तो ये सारी कहाँ पे पॉसिबल है? हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस में पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं, सोल बेयरर ऑफ रिस्क। अब देखो, कैपिटल बेचारे ने अकेले ने लगाया है, तो रिस्क भी अकेले ने बेयर करना है ना, तो सोल बेयरर ऑफ रिस्क, राइट। अब प्रॉफिट भी अकेले ने लेना है, तो ये क्या हो गया? अब रिस्क भी अकेले बेयर करेगा, कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है।
नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट बट दिस इज वेरी इजी राइट. नाउ फेट एज अ गोइंग कंसर्न. अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फेट एज गोइंग कंसर्न. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न? अकाउंट्स में पढ़ा है आपने गोइंग कंसर्न. आई होप यू मस्ट हैव रेड इट ऑलरेडी कि गोइंग कंसर्न क्या होता है. आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको ये बताना पड़ता है कि अगले साल तक ये बिजनेस का क्या पोजीशन है, चलेगा या नहीं चलेगा या बंद हो जाएगा. पता है ना आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं. नहीं पता होगा तो आप सीख लोगे. डोंट वरी, सीए बनने जा रहे हो, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग. सो गोइंग कंसर्न क्या होता है कि अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको ये बताना होता है कि अगले साल ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा. क्या पता नहीं चले, बंद हो जाए, आग लग गई अचानक से, तो अगले साल मुझे पता है कि ये बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो मुझे ये सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि सोल प्रोप्राइटर का गोइंग कंसर्न मतलब कि बिजनेस कितने लंबे चल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है. तो गोइंग कंसर्न का है कि अगर प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस अचानक से एंड हो सकता है बिकॉज कोई पार्टनर नहीं है. और आप बोलोगे मैम उसका बेटा संभाल लेगा. अगर बेटा छोटा हुआ तो कैसे संभालेगा? अगर बेटा ना हुआ तो, अगर बेटी ना हुई तो, अगर कोई भी नहीं हुआ तो कैसे संभालेगा, राइट? अगर कोई संभालने लायक नहीं हुआ तो संभाल पाएगा क्या? नहीं ना. तो अगर आपके प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है तो बिजनेस माइट कम टू एन एंड. माइट मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है ना ऐसा. अगर कोई हुआ तो वेल इनफ, सक्सेशन हो सकता है, ट्रांसफर हो जाएगा. बट इफ नॉट देन इट माइट कम टू एन एंड. अब ये सबसे बहुत बार मैंने पढ़ा दिया सक्सेशन ऑफ ओनरशिप. ये आपको पता है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप क्या है कि बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड, इनहेरिट हो सकता है, इजंट इट? इस पापा फादर का बिजनेस सन को मिल जाता है तो इनहेरिटेंस से when I write it, I'm so sorry, I make a lot of mistakes when I write okay, I'm so sorry for that. I know. Inheritance, तो हम बिजनेस को सक्सीड कर सकते हैं इनहेरिटेंस से, विल से, राइट? ये ट्रांसफर हो सकता है, वेरी सिंपल. तो आपको समझ में आ गया. तो प्रोप्राइटरशिप के बारे में कुछ भी देंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज HUF. HUF के बारे में पढ़ते हैं. HUF मोस्टली HUF का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब HUF का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है ना. द मेन क्रक्स ऑफ दिस इज व्हाट, कि ये क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है. मतलब कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. सारे रिलीजन जो बोल रहे हैं हम, ये अपना एक अलग हिंदू कोई रिलीजन है जिसने अपना एक अलग बिजनेस का फॉर्मेट बनाया है जिसको हम कहते हैं HUF. इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, वो हम पढ़ते हैं जल्दी से. ठीक है. नंबर 1, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पहला चीज कि HUF होता क्या है, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ होता क्या है. ठीक है ना. सपोज फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फादर, देर इज अ मैन. ठीक है ना. देर इज अ मैन. ओके. नाउ ये बड़ा हो गया तो ऑफकोर्स ये शादी करेगा, राइट? इसने एक अच्छी सी प्रिटी गर्ल से शादी कर ली. ठीक है ना. वेरी नाइस. अब प्रिटी गर्ल से इसने शादी कर ली तो उसके बाद इसके क्या हो गए? इसके 2 बच्चे हो गए, 2 या 1 जो भी बोल लो. ठीक है ना. ठीक है, 2 बच्चे हो गए. तो हिंदू HUF के अकॉर्डिंग जैसे ही आपका 1 चाइल्ड हो जाता है, मतलब जैसे ही आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है वैसे ही आपका HUF स्टार्ट हो जाता है. बात समझ में आ गई? जैसे ही आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है आपका HUF स्टार्ट हो जाता है. मतलब क्या? नाउ द पार्ट कौन कौन इस HUF का पार्ट है? यहाँ पे हो गया हमारा ये बॉय, ये गर्ल और उसका वो चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन, राइट? ये दोनों इस HUF का हिस्सा हो जाते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम ये बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, तो क्या ये पैदा होते ही HUF का पार्ट बन जाता है? यस. इसको कोई 18 ईयर्स बनने की जरूरत नहीं है, 18 ईयर्स तक होने की जरूरत नहीं है. as soon as he is born he becomes a part of a co-partner.
क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगी को पार्टनर क्या होता है, सब बताऊंगी। तो जैसे ही ये पैदा होता है वैसे ही ये HUF का हिस्सा बन जाता है। किसका हिस्सा बन जाता है, HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। मेरी बात समझ में आ गई ना, अनडिवाइडेड का मतलब हो गया जिसमें पार्टीशन नहीं करा गया हो। ओके ना, नेक्स्ट। अब क्या हुआ, अब ये जो लड़का है, अब इसकी भी शादी होगी ना ऑफ कोर्स, तो इसको भी कोई पसंद आ गई, तो इसने भी क्या किया, शादी कर ली एक लड़की से, प्रिटी गर्ल से, और फिर वापस से इसका भी एक बच्चा हो गया, राइट। तो हम थोड़ा ABCD लेके समझते, थोड़ा अनटाइडी हो रहा है, आई एम सॉरी। A + B ने शादी करी, उनका एक बच्चा हुआ C। अब C ने क्या किया, C ने D से शादी करी, अब उनका बच्चा हुआ E ने क्या किया, E ने F से शादी करी और उनका बच्चा हुआ G। यहाँ समझ में आया। तो जैसे ही ये दोनों ने स्टार्ट किया था फैमिली, तो जैसे ही ये पैदा हुआ तो HUF क्रिएट हो गया ना, क्रिएट हो गया, ये HUF का पार्ट बन गया। फिर इसने शादी करी और इसने किसने पैदा हु वाज बोर्न, E वाज बोर्न। तो दिस HUF will continue of course, but then understand this, यहाँ पे A and Sons का HUF क्रिएट हो गया, यहाँ पे C and Sons का HUF क्रिएट हो गया। बात समझना, क्या आपको समझ आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ पे E and Sons का HUF क्रिएट हो गया। बात देखो, समझ में आया क्या। जैसे ही इसका एक फैमिली, इसका चाइल्ड बॉर्न हुआ, वैसे ही E and Sons का भी HUF स्टार्ट हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टू टेल यू इज दैट HUF, अब आप बोलोगे मैम ये जो A and Sons का था उसके अंदर C भी है क्या, E भी है क्या, यस ऑफ कोर्स, C E G इनका हिस्सा है। तो मैम ऐसे चलते रहेगा क्या, ये तो लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना, लाइन खत्म होगी। HUF में कितना हो सकता है, नंबर 1 पॉइंट क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, 3 successive generations of an undivided family are known as HUF। अब मेरी बात समझ में आ गई, 3 सक्सेसिव जनरेशंस ही हो सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे आके ये फिनिश हो जाएगा। कहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा बच्चा, देखो ये इससे स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक ही ये चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक ही ये चलेगा। तो 3 सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली आर नोन एज HUF। अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये सारे रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। सुनो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है आपके बुद्धिस्ट, मतलब कौन फॉलो करता है इसको, जैन्स, पारसीज, ठीक है ना, सिख्स और हिंदूज तो है ही ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये सारे लोग इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ आ गई, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला चीज समझाने के लिए मैं थोड़ा टाइम लूंगी, डोंट माइंड। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ओके। तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हो। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूँ, आई एम एकता, बट हाउ डू आई प्रूव इट दैट माई आइडेंटिटी क्या है, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मिले वो सब दिखाऊंगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट। आई हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, इजंट इट, आई हैव। नाउ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक इंडिविजुअल है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ये जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, किस में है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो जब ये अकेला स्टार्ट करता है सोल प्रोप्राइटर में, तो इस बिजनेस का ना इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता है। बात समझने की कोशिश करो, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का कोई अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये अपने
ओनर से जाना जाता है। मतलब कि आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ योर बिजनेस। जितने भी टैक्सेशन वगैरह है, जितने भी इनकम टैक्स एक्ट में आपको जो भी टैक्सेशन वगैरह करना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट आपके आपके अकाउंट में जाएगा, मतलब आपके आईटीआर रिटर्न में जाएगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा, और वहां से आपको पेमेंट करना है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक सोल प्रोप्राइटर का नहीं होता है। क्लियर? बट यही एक क्रक्स है। क्या क्रक्स है? कि एचयूएफ का होता है क्या मैम? यस, एचयूएफ का होता है। आप लोगों में से अगर जिसके भी फैमिली इन रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, घर पे एक बार जाके पूछिएगा कि एचयूएफ है या नहीं है आपके डैड के, आपके ग्रैंड डैड के, तो आपको पता पड़ेगा कि अगर है तो उनका पैन कार्ड पक्का होगा। कैसे लिखा होगा? फॉर एग्जाम्पल ए, तो लिखा होगा ए एंड सन्स एचयूएफ करके पैन कार्ड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि एचयूएफ का एक सेपरेट, एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी, इज अ सेपरेट एंटिटी। इसका एक अलग से आइडेंटिटी है अंडर किसके अंडर? अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बात समझ में आ गई? इनकम टैक्स एक्ट, वेरी सिंपल। तो आपको पूरा ये जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के बारे में जो मैंने बताया, आई होप आपको समझ आ गया। तो एचयूएफ का क्या होता है? एक खुद की आइडेंटिटी होती है। किसके अंडर होती है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होती है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। लेट्स कंटिन्यू दिस ओनली। नाउ सपोज आप जो इनकम कमाते हो, प्लीज समझना, ठीक है, वो आप किस तरीके से कमा सकते हो, कितने तरीके से कमा सकते हो। एक, आप बिजनेस करके कमा सकते हो, ठीक है ना, बिजनेस करके कमा सकते हो। दूसरा, आप कैसे कमा सकते हो? आप कोई रियल इस्टेट का बिजनेस करके, जैसे कि कैपिटल एसेट्स को बेच के कमा सकते हो। रियल इस्टेट का बिजनेस नहीं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची तो आपको पैसे मिले ना, तो आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, बदले में आपको पैसे मिले, तो कैपिटल गेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल गेन्स बोलते हैं, ठीक है, सीजी। फिर आप कैसे कमा सकते हो? आप एक एम्प्लॉय बन के कमा सकते हो, है ना, सैलरी आपको मिलेगी तो आप उससे कमा सकते हो, राइट। फिर आप और कैसे कमा सकते हो? आप कमा सकते हो हाउस प्रॉपर्टी से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया? रेंट पे। तो आप हाउस प्रॉपर्टी से भी तो कमा सकते हो पैसे। और एक अदर सोर्सेज होता है। अदर सोर्सेज का मतलब कोई और तरीका, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो ये सारी चीज़ों से भी आप कमा सकते हो। तो ये सारा आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है। एचयूएफ में कौन सा सोर्सेज ऑफ इनकम आता है? मतलब बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आप सोचो, एचयूएफ एक बिजनेस है ना, मतलब एक तरीके से तो बिजनेस ही है, तो उसमें बिजनेस का तो आएगा ही ऑफकोर्स। बिजनेस अपना खुद कोई प्रॉपर्टी बेच के कमा सकता है, यस, क्योंकि ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ये कोई भी बिजनेस ओन भी कर सकता है और बेच भी सकता है। जब कोई भी बिजनेस का खुद का आइडेंटिटी हो तो वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकता है और उसको सेल भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो कैपिटल एसेट को भी वो क्या कर सकता है? बेच के गेन कर सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो भी। रेंट, ऑफ कोर्स उसके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे अगर देगा तो वो इनकम किसके अंडर आएगा? एचयूएफ के अंडर ही आएगा, तो हो सकता है, लॉजिकल। अदर सोर्सेज, ये ऑफ कोर्स एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट इनटू अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन अर्न मनी, इजंट इट? सो अदर सोर्सेज भी आएगा। क्या एक एचयूएफ एम्प्लॉय हो सकता है क्या? नहीं। ये क्वेश्चन आया था आपके एक एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको इतने डिटेल में समझाया है। क्या कोई एचयूएफ किसी के लिए काम कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। यू हैव टू बी अ पर्सन, नेचुरल पर्सन टू बिकम अ एम्प्लॉय, राइट। तो एचयूएफ सैलरी नहीं कमा सकता। तो ये छोड़ के बाकी सारे जो भी आपके इनकम सोर्सेज है वो आपके एचयूएफ के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। बात समझ आ गई? परफेक्ट। लेट्स मूव फर्दर नाउ। लेट्स मूव फर्दर टू द लास्ट पार्ट। तो एचयूएफ नहीं कमा सकता सैलरी, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो है आपका कि एचयूएफ कौन हैंडल करता है। अब जैसे मेरे जो ग्रैंड डैड है, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, ही स्टार्टेड द एचयूएफ, राइट। और उसके बाद हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सन्स हुए, राइट। इनके भी ए और बी सन्स हुए, सॉरी, डी, सी and E and F, right? So these are the
सो दीज आर द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द HUF, राइट। ये आपके HUF का हिस्सा है। 3 जनरेशन हो गए ना, 1, 2 and 3, राइट। नाउ एक चीज बताना चाहती हूँ, अब क्या होगा, अब इनमें से सबको एक बिजनेस को चलाएंगे क्या, मतलब एक तो कोई लीडर रखना पड़ेगा ना हमको, जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक है, जैसे कंपनी में भी होता है ना, CEO वगैरह होते हैं, तो HUF में भी कोई तो एक होगा जो सारे डिसीजंस लेता होगा, उसको हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द HUF। कौन होता है ये? HUF का हेड होता है, ठीक है ना। ये सारे डिसीजंस लेता है। क्या लेता है? ये सारे डिसीजंस लेता है। एंड इसके अलावा जो बाकी के जो होते हैं, ये सारे कौन होते हैं? ये लोग, रेस्ट कौन होते हैं? रेस्ट होते हैं को पार्टनर्स। क्या होते हैं? को पार्सन्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, कर्ता जो होता है, ही टेक्स द डिसीजन ऑफ द business of the HUF and co-partners are the rest of the family members who participate in the business। ये business में participate करते हैं, but ये decision maker नहीं होते। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? लाइबिलिटी के बारे में। कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आई डोंट नो इफ दिस इज रिटन हियर, आई एम जस्ट चेकिंग। ओके, इट्स रिटन। और को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बात समझ में आ गई ना? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको समझने की जरूरत थी। नाउ, क्या ये सक्सेशन हो सकता है? क्या इसका सक्सेशन पॉसिबल है क्या? येस, ऑफ कोर्स। इसको आप विल से सक्सेशन कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, फीचर्स को अच्छे से लिख लेते हैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स में, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इधर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका क्या होता है, आपके MCQs में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा। नंबर 1 क्या है? ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ, ये सारे ध्यान से बस सुन लो, मतलब दिमाग में डाल लो। ये क्या होगा? फॉर्म्ड बाय बर्थ। फॉर्म्ड बाय बर्थ क्यों लिखा मैंने बताया था ना, जैसे ही आप पैदा हो रहे हो वैसे ही आप HUF का हिस्सा बन जा रहे हो। तो फॉर्म्ड बाय बर्थ, ठीक है ना। और कौन से फैमिलीज में? सारी फैमिलीज में नहीं, जो मैंने आपको बताया था, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट फैमिलीज में ये पॉसिबल है, ठीक है ना, वो सारे रेस्ट ऑफ द फैमिलीज में। नेक्स्ट क्या है? होल फैमिलीज रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स। अब जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बताया था कि एक सिंगल इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है तो रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, लेकिन अगर आपकी पूरी फैमिली अगर एक बिजनेस में है, एक HUF में है, तो रिसोर्सेज क्या है? पूरी फैमिली की है ना, तो होल फैमिलीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल, राइट। तो आपका पूल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फैमिली का पूल बन जाता है, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज आपका बन जाता है। बात समझ आ गई? वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ओके, now if I am starting a business with some stranger for example, तो मुझे थोड़ा डाउट रहेगा ना कि क्या वो स्ट्रेंजर अच्छा है, क्या वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देगा, क्या वो मुझसे लॉयल रहेगा, क्या सारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा ना, रहता है, राइट। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या रहता है? तो आपके पास ट्रस्ट और लॉयल्टी रहती है। तो क्या होगा? इंस्टेंट ट्रस्ट रहता है। क्या रहता है? इंस्टेंट ट्रस्ट रहता है, लॉयल्टी रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, सोशल कैपिटल आपका बहुत अच्छा रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोशल कैपिटल। ये वर्ड मैं क्यों लिखवा रही हूँ?
ये वर्ड ही आपको कंफ्यूज करेगा एमसीक्यू में, बिकॉज सी बीसीके इज सो इजी। आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट कितना इजी है, देयर इज नथिंग टू लर्न इन दिस, बट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच यू आर वेरी न्यू टू, विच यू डू नॉट नो, आप अभी रिसेंटली अक्वेंट हो रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स ही आपको अल्टीमेटली कंफ्यूज करेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जब आप रिविजन करो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता है because of the instant trust that you get because of your family, from your family. Understood? Now number 4, number 4 क्या है? Okay, नंबर 4 बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एज इट इज मैं लिख रही हूँ, ओनरशिप इज एज ascribed, ownership is as ascribed rather than earned। इसका मतलब क्या हुआ? आज आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सीए बनना है, सॉरी आई एम सो सॉरी, अगर आपको सीए बनना है तो ऑफ कोर्स यू डिड नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज ऑफ योर इनहेरिटेंस, इजंट इट? यू डिड नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज ऑफ योर विल, बिकॉज ऑफ योर डैड्स विल, योर ग्रैंडफादर्स विल, राइट? आप मेहनत कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, और उसके बाद आप जब मेहनत करके आप वो डिजर्विंग बन जाओगे, तब आपको वो डिग्री मिलेगी, इजंट इट? लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं होता। एचयूएफ में यू ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ एचयूएफ एज सून एज यू टेक बर्थ। बात समझ में आ गई? इसीलिए यहाँ पे एस्क्राइब्ड लिखा है, मतलब कि यू डू नॉट नीड टू अर्न एनीथिंग, इट इज गिवन टू यू इन अ गोल्डन स्पून, ठीक है ना? आपको वो दे दिया जाता है। तो क्या लिखोगे? द फैमिली मेंबर ऑटोमेटिक को ओनर्स होते हैं, ऑटोमेटिक को ओनर्स बन जाते हैं, कॉल्ड को पार्सनर्स बाय बर्थ। बर्थ से ही आप ऑटोमेटिक को ओनर्स बन जाते हो उस बिजनेस के। समझ में आया आपको? वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि डिसीजन कौन लेता है। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? कर्ता करता है, ऑफ कोर्स। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है? कर्ता। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, और भी है, अच्छा नहीं, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको। 6 लाइबिलिटी मैंने बताई, राइट? लाइबिलिटी का आपको पता है, फिर भी लिख लो एक जगह। कर्ता की क्या होती है? कर्ता की अनलिमिटेड होती है, राइट? और को पार्टनर्स की, बाकी की क्या होती है? को पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है, लिमिटेड, राइट? ओके, नाउ गोइंग कंसर्न। अब आप सोचो, लॉजिकली बताओ कि गोइंग कंसर्न के लिए टेंशन ले क्या हम? नहीं लेना है। अब गोइंग कंसर्न, अब एक बात बताओ, एचयूएफ के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर यही फैमिली ब्रेक हो गई तो, अगर यही फैमिली ब्रेक हो गई तो क्या एचयूएफ रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो गोइंग कंसर्न का बात कहाँ आता है? बात आता है अगर फैमिली टूटी तो गोइंग कंसर्न खत्म, है ना? तो फैमिली ब्रेक्स, एचयूएफ ब्रेक्स, इजंट इट? फैमिली अगर ब्रेक हो गई देन एचयूएफ सीजेस टू एग्जिस्ट, सीजेस टू एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे मैम क्यों, बाकी के मेंबर्स? अरे तो जैसे मैं आपको एक से समझाती हूँ, अगर आपका डाउट है तो। इन केस जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ए का बेटा था बी और सी, राइट? फिर इसका बेटा है डी एंड ई, राइट? तो ए ने एक एचयूएफ स्टार्ट किया था, तो ये अच्छा चल रहा था। जैसे ही फैमिली ब्रेक हो गई तो अब क्या हो जाएगा? तो इसका एचयूएफ सीजेस टू एग्जिस्ट। अब इसका एक अलग एचयूएफ है और इसका एक अलग एचयूएफ है। क्या मेरी बात समझ आ गई? एज सून एज द फैमिली ब्रेक्स इट सीजेस टू एग्जिस्ट एंड देन सेपरेट एचयूएफ्स तो होते ही हैं, तो वो कंटिन्यू रहेंगे। बात समझ आ गई? चलो बहुत अच्छे। और सक्सेशन एंड ओनरशिप, ऑफकोर्स अगर जैसे जैसे है, जैसे जैसे आप पैदा हो रहे हो तो ओनरशिप रहता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल फैमिली ब्रेक हो गई तो ओनरशिप खत्म, क्योंकि वो एचयूएफ ही खत्म, तो ओनरशिप भी खत्म। बात समझ आ गई? चलो बहुत अच्छे। नाउ अभी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप एंड कंपनी। आई थिंक ओनली दीज 2 थिंग्स आर रिमेनिंग, ओनली 2 more टॉपिक्स आर रिमेनिंग, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो ये मैं करवाऊंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और पार्टनरशिप और कंपनी तो वैसे भी, और एलएलपी भी है, सॉरी एलएलपी भी है। पार्टनरशिप और कंपनी तो वैसे भी आप और एलएलपी आप डिटेल में पढ़ोगे ही, बट स्टिल बीसीके के लिए जितना चाहिए वो हम यहाँ पे करेंगे।
अच्छे से। तो ये 3 जो टॉपिक है वो हम इन द नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग माई क्लासेज। इफ यू लाइक माई क्लासेज प्लीज डू मोटिवेट me with like buttons and also comment in the comment section and share it with your friends so that more and more people can get the benefit of these classes. Thank you so much guys and see you in the next class. Bye bye.